नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई की जो परीक्षा आ रही है उसके लिए संविधान और मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 15 होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के ऊपर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। इससे पहले आपने राज्यपाल पढ़ा था। ठीक है, संविधान का भाग 6 का ही ये जो है विषय है। जो भाग 6 हमारा वो क्या है, राज्य शासन व्यवस्था के अंदर है, जिसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया हुआ है राज्य की कार्यपालिका, मतलब भाग 6 पूरे राज्य शासन व्यवस्था के बारे में है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका भी आ जाती है, राज्य की विधायिका भी आ जाती है और राज्य की जो न्यायपालिका है वो भी आ जाती है। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को, दोनों को ही इसी वीडियो में देख लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, जो मंत्रियों का समूह है, जो मंत्री परिषद है, उसके कैप्टन कौन होते हैं या उसके प्रधान कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। जानते हैं ना, मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, और मुख्यमंत्री की अपनी एक मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद के कैप्टन या प्रधान या मुखिया वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसी प्रकार केंद्र की अगर बात की जाए, केंद्र की मंत्री परिषद के प्रधान कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य में भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, अगर ये आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन है, तब आप मुख्यमंत्री बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान कौन है या नाम मात्र मुखिया कौन है, तो आप राज्यपाल बताएंगे। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका के प्रधान कौन है या मुखिया कौन है, सिंपल तरीके से यही पूछा जाए, तब भी राइट आंसर जो होगा वो राज्यपाल होगा। आंसर आप मुख्यमंत्री तभी बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन है। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिए। आप समझ पा रहे हैं क्यों? सबसे पहला आर्टिकल इसमें हम चर्चा करेंगे, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। यही आर्टिकल आपने राज्यपाल के चैप्टर में भी पढ़ा था। राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद के कैप्टन या शीर्ष पर कौन बैठे होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। सिंपल सी बात आर्टिकल 163 में लिखी हुई है। और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है, जो राज्यपाल हैं वो अपनी 100 विवेक शक्तियों को छोड़कर, मतलब ऐसी शक्तियां भी संविधान में राज्यपाल को दी गई हैं जिसको करने के लिए किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इनकी 100 विवेक शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। ठीक है, या मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करेंगे। और राज्यपाल को ये भी कहा गया है कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, जबकि राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन जो राज्यपाल हैं अगर उन्हें मंत्री परिषद के द्वारा कोई सलाह दे दी गई है, उसे वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, उन्हें वो माननी पड़ेगी, उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 164 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 164 ये बताता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी। तो आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री क्या करते हैं, राज्यपाल को एक लंबी सी लिस्ट देते हैं जिसमें उनके मंत्री परिषद के मंत्रियों के नाम होते हैं। तब उन मंत्री परिषद को भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और उन्हें शपथ भी इन्हीं के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री हो या मंत्री परिषद हो, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। लेकिन जो मंत्री परिषद होती है उनको नियुक्त करने की सलाह कौन देते हैं? मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन आर्टिकल 164 में एक बहुत बेहतरीन बात लिखी हुई, बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा
इन 4 राज्यों के जो राज्यपाल होंगे जब भी मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे, ये ध्यान जरूर देंगे कि उस मंत्री परिषद में कम से कम एक मिनिस्टर तो ट्राइबल होना चाहिए, अर्थात जनजातीय मंत्री होना ही चाहिए जो जनजातीय समुदाय से बिलोंग करें। ठीक है, ऐसा ज़रूरी है। मूल संविधान में मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया। बिहार शब्द को हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ दिया गया, क्योंकि बिहार से ही तो टूटकर बने हैं झारखंड और वो छत्तीसगढ़, तो जो जनजाति है ज़्यादातर यहीं पर है, इसीलिए ये नाम दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन भी किया गया था। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि कितने भी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाए, नहीं, ये फिक्स कर दिया गया है। केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों की मंत्री परिषद में जो अधिकतम संख्या है उस सदन के अधिकतम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम 15% ही हो सकती है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं। 91वां संविधान संशोधन किया गया। अब ये कहा गया कि केंद्र हो चाहे राज्य, केंद्र की मंत्री परिषद और राज्य की मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो निश्चित कर दी गई है। क्या निश्चित कर दी गई है? केंद्र के लिए कहा गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार राज्यों में ये कहा गया कि राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम ही होना चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें आती थी तो जो सरकार होती थी वो बहुत सारे मंत्री पद बांट दिया करती थी अपनी गठबंधन जो पार्टियां थी उनको खुश करने के लिए। आपस में उन्होंने समझौता किया होता है कि हाँ आप हमारे साथ आ जाइए, हम इतने मंत्री आपको दे देंगे, ये वो। तो इसे रोकने के लिए ये फिक्स किया गया और न्यूनतम लिमिट भी लगाई गई है कि राज्य में जो मंत्री परिषद होगी उस मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए, 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 12 या 12 से अधिक, और टोटल 15% से कम होनी चाहिए। मतलब 12 नंबर ऑफ 12 मतलब 12 संख्या और 15% के बीच में होनी चाहिए। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात विधानसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, समझ लीजिए। अब योग्यता क्या है? मंत्री परिषद में मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, दोनों को जिक्र हम करेंगे। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अगर होगा तो उसे मंत्री परिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए मंत्री परिषद में शामिल होते समय वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो मंत्री बन जाएगा, कोई सदस्य अगर मंत्री बन जाएगा तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर, जब भी उसने मंत्री पद स्वीकार किया, शपथ ली, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे विधानसभा का चाहे विधान परिषद का। अगर नहीं हो पाता है तो उसे अपना मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए यही योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब आप आगे चलकर देखेंगे कि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए भी यही कंडीशन जरूरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, यहाँ नहीं लिखा। आप समझेंगे कि जो मंत्री बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि भारत का नागरिक हो, ज़रूरी है।
तो मंत्री तभी बन पाओगे जब विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, और विधानमंडल का सदन का सदस्य बनने के लिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, ये तो आप आगे चलकर देखेंगे ही जब आपको विधानमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें भी ये जरूरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य ये भी होना चाहिए, तभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की तो 6 महीने के अंदर इन्हें सदस्यता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अब शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है, ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये 2 शपथ लेते हैं, एक तो अपने पोस्ट की शपथ लेंगे, पद की शपथ लेंगे, और दूसरा गोपनीयता की शपथ लेंगे। इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है, वर्णन किया गया है। कार्यकाल तो सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है अगर सरकार पूरी तरीके से चली तब, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो माना जाता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। दोनों ऑप्शन में अगर आ जाए तो ये वाला आप सही करेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही आप सही करेंगे, क्योंकि अगर 5 साल से पहले ही कोई सरकार है वो बहुमत खो चुकी है तो उन्हें जो है सरकार गिरा दी जाएगी उनकी, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम ही हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, तो राज्यपाल के ही हाथ में है। राज्यपाल को लगेगा कि इनके पास बहुमत नहीं रह गया तो हटा सकते हैं, ठीक है, सरकार को बर्खास्त कर देंगे। विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर इन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 356 भी आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी के चैप्टर में, कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत अगर राज्य जो है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो जब भी आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और आगे जरूरत पड़ने पर जो पूरी विधानसभा है उसको भी विघटित कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है पूरी, उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले देखिए, मंत्रिपरिषद के अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को अगर मिला दिया जाए तो यही तो कैबिनेट कहलाता है। बोला जाए कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल है और मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो ये कैबिनेट कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। तो मंत्रिमंडल बोला जाए या मंत्रिमंडल के मंत्री, ये किसका पार्ट है, मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा समूह है और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है मंत्रिमंडल के मंत्री, या कैबिनेट मंत्री, या मंत्रिमंडल कहा जाए, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चार्ट के द्वारा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य हम देखेंगे। वास्तव में जो राज्य का शासन चलाती है वो कौन चलाती है, वो मंत्रिपरिषद ही अपने मुख्यमंत्री की लीडरशिप में चलाती है, ठीक है। राज्यपाल तो एक समझ लीजिए कठपुतली की तरह ही हैं, इनके कहने पर, अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर ही वो सारा काम करेंगे, उनके नाम पर सारे काम होंगे। हालांकि कुछ अधिकार हैं जो स्वविवेक शक्तियों में आते हैं, लेकिन कुछ ही हैं। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों को प्रयोग करती है, ये आपको मालूम है। मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कानून, मुख्य रूप से कानून बनाए जाते हैं, अर्थात जो विधानसभा में लाए जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के द्वारा ही लाए जाते हैं। हालांकि कुछ कानून किसी भी सदस्य के द्वारा लाए जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कानून जो बनाए जाते हैं, जो लाए जाते हैं विधेयक विधानमंडल के अंदर, वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के द्वारा ही लाए जाते हैं। महाधिवक्ता अभी आगे पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल जैसे जो प्रमुख पद हैं, इनकी नियुक्तियां राज्यपाल जो करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करते हैं। विधानसभा में जो महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के द्वारा ही लाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद और सीएम के निर्णय एक ही होते हैं। समझ पा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जो होता है वो अपनी मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, कैप्टन है,
जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होंगे वही तो मुख्यमंत्री के निर्णय होंगे, अलग थोड़ी ना होंगे, एक टीम की तरह काम करते हैं। ये ना कैप्टन है मुख्यमंत्री उनकी, ठीक है। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करते हैं जिनको सीएम कहते हैं, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की होती है, केवल उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। तो ये देखिए शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण करते हैं, फेरबदल करते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है और कौन से विभाग को किस में ट्रांसफ़र करना है, किस व्यक्ति को अर्थात किस मंत्री को किस विभाग में ट्रांसफ़र करना है, ये सारा जो पावर है मुख्यमंत्री के पास है। मतभेद अगर हो जाता है कभी कभार किसी मंत्री के साथ, तो मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहते हैं कि वो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। तो इतनी पावर है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आप जानते हैं जो ज़्यादातर बैठकें होती हैं वो मंत्रिमंडल की ही बैठकें होती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं और जो बताया था आपको प्रमुख जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अगर सारे मंत्री हिस्सा लें तो उस बैठक को मंत्रिपरिषद की बैठक कहा जाएगा। जो मुख्यमंत्री होते हैं वही सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कुछ भी काम करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रण भी यही करते हैं। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं, वो आपको मालूम ही है। आर्टिकल 167 जो है इसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है, राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, इस संबंध में वो राज्यपाल को जानकारी दें, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री होते हैं वही राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करते हैं। मतलब राज्यपाल से कहते हैं, राज्यपाल उन्हें नियुक्त करते हैं, लेकिन मेन पावर जो होती है वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के ही तो हाथ में होती है। राज्यपाल तो बस कहना मानना ही मानना है। जैसे महाधिवक्ता को अगर नियुक्त करना है तो कहेंगे तो राज्यपाल नियुक्त करेंगे, कहते तो हैं राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हाथ किसका होता है? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का ही। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बोला जाए या मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य के जो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर होते हैं, जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर आप कह सकते हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा भंग करने के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उनके पास अब बहुमत नहीं रह गया तो राज्यपाल से वो सिफारिश कर सकते हैं और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देते हैं। तो ये था मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट होगा महाधिवक्ता के बारे में। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।